एक बात और सबसे बड़ी सामने निकल का आवा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको दुकान बोला जाने लग गया है जी। क्योंकि उनकी इसको एक शिक्षा संस्थान नहीं बनाकर ने एक धंधा एक रोजगार बना दिया है, जिसमें कि पेरेंट्स तय बोल रहे हैं कि ये चीज भी स्कूल में मिलेगी, ये चीज भी स्कूल में मिलेगी। आने वाला टाइम में ऐसा लगा हल्दी नून मिर्च भी स्कूल में तो मिलेंगी। आपके मन में विचार आया कि मास्टर जियों के पास में जाऊं, उनसे आज के जो जलवंत मुद्दे हैं उनके बारे में पूछूं। बिल्कुल। और आप अचानक यहाँ आए और आपने ये भी कहा कि मेरे जो इंटरव्यू होते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं होते, बिल्कुल जी। पहले से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। आज कोई विद्यालय बनता है, सभी को मैं नहीं कह रहा जी, पहले से 2 आदमी पूंजीपति, 4 आदमी, 1 आदमी इकट्ठे होते हैं कि हमारे पास इतना धन है, भाई किस व्यवसाय में लगाया जाए। कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई ठेकेदारी करना चाहता है, कोई कहता है भाई प्राइवेट हॉस्पिटल कर लो या प्राइवेट स्कूल आप कर लो, निजी विद्यालय में आज बड़ी कमाई है। तो उन्होंने 2, 4, 5 करोड़ रुपए उसमें अगली बात लगाए। मैं अपनी रखूंगा कि लोगों का मन में एक सवाल रवे है कि भाई जो स्टार्टिंग बेस हुआ है स्कूल का, शुरू में जब स्कूल चलाया जावे तो काफ़ी अच्छे जो क्वालिफाइड टीचर हैं उनको रखा जावे है और अपने आप को ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश करी जावे है। लेकिन जैसे ही उसका स्कूल अच्छा चल जाए है उसके बाद में जो थोड़ा सा कॉस्टली टीचर हुआ उनको हटा दिया जावा है और थोड़े से लूज जो सैलरी बेस है उनको उसमें लाया जावा है, जिससे कहीं ना कहीं लगा है कि वो अपना मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जो शिक्षा क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं गिरा है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि आपके इस विद्यालय में आज तक 20, 21, 22 जितने भी साल से विद्यालय चला हुआ है, 1 अप्रैल 2002 से विद्यालय ये चला हुआ है, आज तक आपको जो सैकड़ों टीचर, अध्यापक, अध्यापिकाएं, गुरुजन यहाँ का हिस्सा रहे हैं या आज है, आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस व्यक्ति को पे के कारण हटा दिया गया हो। यानी कि आप रुपए लेते हैं 100 रुपए और आपकी जगह 80 रुपए में, 90 रुपए में, 99 रुपए में कोई दूसरा व्यक्ति मिल रहा है, इसलिए हम आपकी बजाय उसको रखना। कई बार ये होता है कि ये सोहनलाल जी हैं, शायद वो मैनिपुलेटिंग कर रहे होंगे, सर ने भी ऐसा कह दिया होगा। जो चीज यहाँ बोली जा रही है उसका सबूत वो स्कूल में आकर के ले सकता है, और अगर उसमें कोई भी जरा सी भी बात झूठ नजर आती है तो तुरंत आप कोई कहता हूँ कि ऑन कैमरा ही हमारी इस चीज को आप खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज का दिन पढ़ाई एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो किस स्कूल में किसकी पढ़ावें और ना पढ़ावें। क्योंकि लगातार कोरोना भी चल रहा था, उससे पहले भी ये चैलेंज रहा और बाद में तो बहुत ज़्यादा ये चैलेंज बढ़ गया है कि जो रिकवरी है वो किस तरह से करवाई जा सका है, बच्चों का जो गैप है वो कैसे निकाला जा सका है, और कौन सा स्कूल चूज कराया जाए जिसकी बढ़िया बड़ी बिल्डिंग हो वो निकाला जाए, या फिर कोई ऐसा स्कूल जिसमें पढ़ाई का लेवल है वो आई हो, जो टीचर्स का जो पढ़ाने का लेवल है वो आई हो, किस तरह से क्या कुछ देखा जाए, उन्हीं सभी विषय पर बात करेंगे। फिलहाल मौजूद हाँ मेरे खुद के गांव रोएडा में, और गौरव स्कूल है मेरे गांव का, गौरव उच्च विद्यालय, तो उसके अंदर हाँ तो दर्शन जी हमारे साथ में हैं जो हेडमास्टर हैं यहाँ के, और अपना जो स्कूल चला रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, काफ़ी टॉप क्लास रिजल्ट रहे हैं, जो एक चर्चा का विषय समय समय पर रहे हैं। तो नमस्कार दर्शन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, आपको भी नमस्कार शर्मा जी, और आपके दर्शकों को भी पूरे विद्यालय की तरफ से राम राम है। दर्शन जी, आज का जो युग है शिक्षा के बिना अधूरा है जी, और जनरेशन जिस प्रकार से आज का दिन थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आने लग रही है, क्योंकि कोरोना का लंबा टाइम रहा है, उसके दौरान काफी समस्याएं रही हैं। तो किस तरह का एक जो शिक्षा का संस्थान होना चाहिए जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाया जा सके, और क्या पैरामीटर रखे जाए कि भाई क्या चीजें देखें पेरेंट्स उसमें? आपका जो सवाल है सोहनलाल जी वो बुनियादी है, और जिस चीज का उद्देश्य स्पष्ट न हो और हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, और बाद में काफी दूरी तय करने के बाद हमारी समझ में आए कि हमारा तो मार्ग ही गलत था, तो उद्देश्य की पहचान शुरू में ही हो जानी चाहिए। और हमारे खासकर हरियाणा का या ग्रामीण अंचल का यह दुर्भाग्य रहा है कि हम जो है जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं
उसका वास्तविक उद्देश्य पहचानने की बजाय उसको एक कमाने वाली मशीन बनाने के लिए विद्यालय में भेजते हैं। और शायद यह कोई मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उम्र के एक पड़ाव को पार करने के बाद परिपक्वता को ग्रहण कर चुका है, वो इस चीज़ को महसूस करेगा कि जब भी बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, हर माँ बाप यही सोचता है कि मैं अपने बेटे को अध्यापक बनाऊं, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं। मास्टर जी से भी कहते हैं, मास्टर जी अच्छी सी पढ़ाई कराओ ताकि ये उच्च पद को प्राप्त करे, अच्छी सी कमाई करने वाला हो। यहीं से सिस्टम में खराबी आ जाती है। विद्यालय जो है उसका काम क्या है? अब हम जाते हैं कूलर वाले मिस्त्री के पास और वहाँ ठीक करवाना चाहते हैं आप किसी ट्रैक्टर को। तो अगर आप ट्रैक्टर को ठीक करवाने के लिए कूलर वाले के पास जाओगे तो गड़बड़ तो हो जाएगी। अब विद्यालय जो है, चाहे कोई भी हो, राजकीय हो या कोई निजी विद्यालय हो या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कोई एडिड स्कूल हो, स्कूलों की स्थापना, पहले आप पाठशाला की स्थापना, गुरुकुलों की स्थापना इसलिए नहीं हुई थी, या इस संदर्भ का जो था वो जिक्र इसलिए नहीं चला था कि हमने कमाने वाले इंसान बनाने हैं। जो संदर्भ था या इसके पीछे का जो मूल भाव था वो यही था कि हमने व्यक्ति को समाज के लायक बनाना है, और समाज के लायक बनाने के लिए उसको एक समाज की, एक अच्छे इंसान की, नैतिकता की और समाज को कुछ देने वाला बनाने की ट्रेनिंग उसको दी जानी जरूरी है। उस प्रशिक्षण के लिए ही बच्चे को स्कूल में भेजा जाता था। आज जो सोच मेरी, आपकी या लगभग सभी की जो बदल गई है कि हमें कमाने वाला या एक अच्छे पैसे कमाने वाला व्यक्ति बनाने के लिए स्कूल में भेजते हैं, तो वहीं से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि बच्चा अंक कितने लेता है, बच्चे को बुक का कितना मटेरियल उसको याद है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, या बच्चा किस पद को प्राप्त करता है, कितनी कमाई करता है, उस आधार पर उसको सफल न मानते हुए, सफल मानने का आधार यह होना चाहिए कि कौन सा बच्चा समाज को क्या दे रहा है। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे समाज में 10 लोगों को और प्रेरणा मिल रही है, जिससे लोगों ने अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दिया है, बड़े छोटे का आदर मान करना शुरू कर दिया है, फिर तो वो बच्चा सफल है। चाहे वो 10वीं तक की पढ़ाई किए हुए हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, और यहाँ तक कि चाहे वो 8 तक गया हो, 5 क्लास तक गया हो, लेकिन अगर समाज उसको ये कहता है कि फला आदमी का जो लड़का है वो माँ बाप की सेवा करता है, बड़ों का आदर करता है, समाज के लायक है, फिर तो वो सफल है। और जिस गुरु ने उसको तैयार किया है या जिस माँ बाप ने उसका पालन पोषण किया है, वो भी अपने उद्देश्य में सफल है। लेकिन अगर हम बच्चे को केवल किताबी ज्ञान दे करके इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, केवल कमाने की मशीन बना देते हैं, और हम कहते हैं कि वो बच्चा वहां रहता है लेकिन उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, दूर होने के कारण पहुंच नहीं पाया, या जो बचपन के उसके दोस्त थे उनके दुख सुख में शामिल नहीं होता, या परिवार की जो अन्य ऑब्लिगेशन है, जिम्मेवारियां हमको पूरा नहीं करता, तो मेरे उद्देश्य, मेरे विचार से वो पढ़ा लिखा नहीं है। स्कूल, हर स्कूल अच्छा है, हर टीचर अच्छा है, हर टीचर की कोशिश यही होती है कि जितना मेरे पास है मैं बच्चों को बांटने के लिए दूं। लेकिन समाज की जो सोच है उसमें थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। अगर समाज ऐसा सोचे कि हमारे बच्चे को समाज के लायक बनाइए, तो मेरे विचार से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमारे हरियाणा में, भारतवर्ष में हैं, वो उसी दिशा में काम करेंगे। लेकिन जब टीचर के ऊपर दबाव यही है कि मास्टर जी मेरे बच्चे को किताब याद होनी चाहिए, इसको जो है कितने शब्द याद हैं, कितनी बुक्स इसको याद है, फिर टीचर भी बेचारा व्यवसायिक कारणों से, अन्य कारणों से उसी दिशा में चल पड़ता है, और वहीं से फिर वो उद्देश्य विहीन होने के कारण सारा सिस्टम खराब हो जाता है। एक बात और सबसे बड़ी सामने निकल का आवा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको दुकान बोला जाने लग गया है जी, क्योंकि उनकी इसको एक शिक्षा संस्थान न बनाकर ने एक धंधा, एक रोजगार बना दिया है, जिसमें कि पेरेंट्स तय बोल रहे हैं कि ये चीज भी स्कूल में मिलेगी, ये चीज भी स्कूल में मिलेगी। आने वाला टाइम में ऐसा लगा हल्दी नून मिर्च भी स्कूल में तो मिलेंगी जी, क्योंकि इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपने ये चीजें तो स्कूल में तो ही लेनी पड़ेंगी, ये बुक्स हैं वो स्कूल में तो लेनी पड़ेगी, वो चीजें हैं वो स्कूल में तो लेनी पड़ेगी, तो अपनी मर्जी का तो कुछ बचा नहीं ना। जब सब कुछ यहीं तो मिलने लग गया तो आगे रसोई का सामान भी स्कूल में तो मिलेगा जी। ऐसा है, देखिए एक आम सी पुरानी कहावत है, हम ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, इसलिए अंग्रेजी
या ज्यादा हिंदी बोलने के बजाय अपनी भाषा में ही बात को समझाने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करेंगे। मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, लेकिन अगर अंग्रेजी में बोलता हूँ ना आपको समझ में आए, बिल्कुल जी, बिल्कुल, न बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे लोगों को समझ में आए, तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं क्योंकि है। सुनने वालों को हाँ ही जी, समझ में नहीं आओगे तो अपना हाँ, बोलने का कोई फायदा भी नहीं है जी। उसका शर्मा जी कोई फायदा नहीं है। यहाँ भी बात वही उद्देश्य की ही आ जाती है। अब अगर आपने कोई धंधा इसलिए शुरू किया है कि आप उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है उससे पैसा कमाना, तो आपकी जो एक्शन होंगे, जो स्टेप होंगे, जो काम होंगे, वो भी पैसा कमाने की दिशा में ही होते हैं। बिल्कुल। कोई व्यक्ति समझदार ये लिखता है कि भाई आदमी को अपने कर्म सुधारने की जरूरत नहीं है, आदमी को अपनी सोच सुधारनी चाहिए। क्योंकि पहले सोच आती है, आपके मन में विचार आया कि मास्टर जियों के पास में जाऊं, उनसे आज के जो जलवंत मुद्दे हैं उनके बारे में पूछूं, बिल्कुल। और आप अचानक यहाँ आए और आपने ये भी कहा कि मेरे जो इंटरव्यू होते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं होते, बिल्कुल जी। पहले से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। और मैंने भी आपसे ये कहा था कि आप आए, बड़ा धन्यवाद, और आकस्मिक आपका आना हुआ, वो भी बहुत ही धन्यवाद की बात है। लेकिन अगर कोई पहले से तैयार प्रश्न करके और किसी से जवाब पूछता है, तो मेरे ख्याल से मीडिया जगत के लिए वो बात अलग है, दुर्भाग्यपूर्ण भी अब है। आपके उसी विषय पर यहाँ हमारी बात भी उसी से जुड़ती है। जिस जर्नलिस्ट ने, पत्रकार ने केवल उद्देश्य पैसा कमाने का बनाया है, तो वो चीजों को उसी दिशा में ले जाएगा, उसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर दिखाएगा कि लोगों को ये लगे कि मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं, और वो पैसे को इकट्ठा करेगा और लोगों से पहले बता करके कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप ऐसा ऐसा जवाब देना। बिल्कुल। तो उसका उद्देश्य है पैसा कमाना जी। अगर आप एक सच्चे पत्रकार हैं, आपका उद्देश्य है कि जो समाज की जो भी समस्याएं हैं, जो लोगों की सोच है, अच्छे विचार हैं, वो जनता तक पहुंचाया जाए, तो आपकी रोजी रोटी है, इतना आप करोगे, लेकिन आप उसको एक धन कमाने का जरिया नहीं अपनाओगे। बिल्कुल। उसी प्रकार से स्कूलों की बात है। जनता की वाणी भगवान की वाणी है। जनता जो कहती है वो पूर्णतः गलत हो ऐसा जरूरी नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो बात सब पर लागू हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अब मैं इस बात को बोल दूं कि मुझ पर वो बात लागू नहीं होती, वो मैं कहूंगा तो वो तो बहुत गलत बात होगी। वो तो आम लोगों को, आपको, जनता को देखना है। बिल्कुल। जो आज कोई विद्यालय बनता है, सभी को मैं नहीं कह रहा जी, पहले से 2 आदमी पूंजीपति, 4 आदमी, 1 आदमी इकट्ठे होते हैं कि हमारे पास इतना धन है, भाई किस व्यवसाय में लगाया जाए। कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई ठेकेदारी करना चाहता है, कोई कहता है भाई प्राइवेट हॉस्पिटल कर लो या प्राइवेट स्कूल आप कर लो, निजी विद्यालय में आज बड़ी कमाई है। तो उन्होंने 2, 4, 5 करोड़ रुपए उसमें लगाए। उनका उद्देश्य ही उससे गेन करना है, प्राप्त करना है। बिल्कुल। तो उसी दिशा में वो सोचेंगे, चाहे कोई भी चीज हो, उन्होंने हर दृष्टि से ये सोचना है कि पैसे कैसे आए। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्कूल हैं, खास करके पुराने स्कूल हैं जी, उनमें आपका ये विद्यालय भी आता है। जी, हमारे जैसे लोगों ने जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश शुरू की थी, तो हमारा उद्देश्य तो ये कतई ये तो था ही नहीं, न कभी सोचा था कि ये कोई व्यवसाय है, ये कोई रोजगार है। आम किसान घर में जन्म लिया, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगे। घर वालों का जुगाड़ नहीं था, या वो इतना खर्च उस समय में नहीं करना चाहते थे कि घर से कोई पैसा ज्यादा मिलेगा। तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। कहीं ट्यूशन 10 बच्चों को पढ़ा दिया, किसी स्कूल में शाम को पढ़ा दिया, कभी सुबह पढ़ा दिया, बस जिससे अपना खर्च भी निकले और हम जो है थोड़े से स्वाभिमानी भी बने, अपना काम ठीक चलाएं। जी। उसके बाद जैसे ही फिर ये बात आगे आई कि अब हमें अपने खर्च चलाने हैं, तो क्या किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ फिर स्कूल में पढ़ाना, अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। और स्कूल में जो पढ़ाना शुरू किया तो उद्देश्य इतना ही था कि घर वालों से पैसा न लेना पड़े, और हमारे जो कपड़े लत्ते का खर्चा है, या कोई फॉर्म अप्लाई करने का, या बुक्स का खर्चा है, पढ़ने का शौक ज्यादा था, लाइब्रेरी से बुक लेके आनी है या अन्य लेके, वो चीजें पूरी हो जाएं। तो इसी उद्देश्य के तहत हमने काम करना शुरू किया। मैं अकेला नहीं हूं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं ऐसा काम करने वाले। तो उनका उद्देश्य था भाई अपना काम चलाना। धीरे धीरे क्या हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुई कि समाज को निजी विद्यालयों की जरूरत महसूस होने लगी। जी। और जो लोग ये कहते हैं भाई निजी विद्यालय चले हुए हैं, गलत है, ठीक है, सीधा सा एक सिद्धांत है, समाज में वही चीज रहेगी जिसकी समाज को जरूरत है। बिल्कुल। जिसकी समाज को जरूरत नहीं है
मान लीजिए निजी विद्यालयों की समाज को जरूरत नहीं है, निजी विद्यालय कितनी ही कोशिश करें, जब समाज को जरूरत नहीं होगी समय में भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर समाज को लगता है कि इन विद्यालयों की हमें आवश्यकता है, तो चाहे कुछ भी करे वो जीवित रहेंगे, वो चलते रहेंगे। बिल्कुल। तो हमारे जैसे लोगों का उद्देश्य तो यही था, भाई चलो अपना काम भी चल रहा है, अपना पेट गुजारा भी, और अच्छा काम है, कोई गलत काम करने की बजाय। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ज्यादा लोग जुड़ते गए, 10 रुपए की उसमें आमदनी होती गई, उसमें से जो है थोड़ा बहुत, कभी 5 कमरे थे, कभी 10 बन गए, आज 20 है, कल 25 है, वो चीजें यहाँ जुड़ती रही। बिल्कुल। और यहाँ से 20-25 साल, 20 साल तो आपके गांव में यहाँ दिए हैं। तो इस दौरान हमने कहीं कोई संपत्ति का सृजन नहीं किया, बस इतना अपना गुजारा ठीक चला, और अपनी जो है 2 समय की रोटी चली, और किसी भाई के सामने बेकार में हाथ नहीं फैलाने पड़े। हमने ये न तो प्रॉपर्टी इकट्ठी करने का जरिया है, न ही सतर का हम विद्यालय चलाते हैं कि इससे करोड़ों अरबों रुपए की कोई आमदनी होगी। बिल्कुल। तो निजी विद्यालयों के बारे में जनता की जो राय है, कहीं कहीं हो सकता है कि वो सब पर लागू न हो, सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ स्कूल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काबिल लोग भी हैं। इसी प्रकार से सरकारी विद्यालयों के प्रति जो लोगों की सोच है कि वहां सारे ऐसे लोग होंगे, नहीं, वहां भी बहुत ही परिपक्व, मेहनती और अच्छे लोग हैं। सभी को एक ही आवाज में हाँकना गलत है। बिल्कुल। अच्छे को अच्छा कहो, गलत को गलत कहो। निजी विद्यालय अगर मुनाफाखोरी का माध्यम बनाते हैं विद्यालय को, शिक्षा को, तो वो बहुत बड़ी गलत बात है। तो अगली बात मैं अपनी रखूंगा कि लोगों का मन में एक सवाल रवे है कि भाई जो स्टार्टिंग बेस हुआ है स्कूल का, शुरू में जब स्कूल चलाया जावे तो काफ़ी अच्छे जो क्वालिफाइड टीचर हैं उनको रखा जावे है और अपने आप को ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश करी जावे है। लेकिन जैसे ही उसका स्कूल अच्छा चल जाए है, उसके बाद में जो थोड़ा सा कॉस्टली टीचर हुआ उनको हटा दिया जावे है और थोड़े से लूज जो सैलरी बेस हैं उनको उसमें लाया जावे है, जिससे कहीं ना कहीं लगा है कि वो अपना मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करे है। तो जो शिक्षा क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं गिरा है उसका। देखिए, स्कूल में जो बच्चा आता है वो शिक्षक के लिए आता है। अन्य जो चीजें घर पर बहुत अच्छी मिल सकती है, आपके घर में, मेरे घर में, किसी के भी घर में बिल्डिंग मिल सकती है, पानी मिल सकता है, कूलर मिल सकता है, गाड़ी बस सब कुछ मिल सकता है। टीचर के लिए स्कूल में आता है बच्चा, और अगर टीचर की क्वालिटी के साथ हम समझौता करेंगे तो फिर वो बच्चों के साथ भी, माँ बाप के साथ भी, सबके साथ अन्याय है। बिल्कुल। कोई चीज अगर उपलब्ध न हो, आज मान लीजिए कोई व्यक्ति गाजर खाना चाहता है और मौसम के कारण वो उपलब्ध न हो, और वो उसके लिए पे करने के लिए राजी है, भाई पे करना चाहता है, लेकिन वो है नहीं, मौसम के कारण या अन्य कारण से उपलब्धता नहीं है उसकी मार्केट में, तो उसमें तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर वो चीज उपलब्ध है और अपने लोभ लालच के कारण या अन्य किसी भी कारण से अगर वो उसकी बजाय पोर क्वालिटी की चीज, निम्न गुणवत्ता की चीज वो खरीदता है और खाता है, तो शरीर को नुकसान है। उसी प्रकार से विद्यालय की बात है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि आपके इस विद्यालय में आज तक 20, 21, 22 जितने भी साल से विद्यालय चला हुआ है, 1 अप्रैल 2002 से विद्यालय ये चला हुआ है, आज तक आपको जो सैकड़ों टीचर, अध्यापक, अध्यापिकाएं, गुरुजन यहाँ का हिस्सा रहे हैं या आज है, आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस व्यक्ति को पे के कारण हटा दिया गया हो। यानी कि आप रुपए लेते हैं 100 रुपए और आपकी जगह 80 रुपए में, 90 रुपए में, 99 रुपए में कोई दूसरा व्यक्ति मिल रहा है, इसलिए हम आपकी बजाय उसको रखना चाहेंगे। ऐसा कभी नहीं किया। जहां तक शिक्षक की बात है, जितने भी शिक्षक आज स्कूल में मौजूद हैं, एक हमारी मैडम है जो छोटे, जो 2, 2.5, 3 साल के बच्चे आते हैं जी, उन बच्चों को वो हैंडल करती है। यानी कि वहां तो आप भी समझते हैं कि सिखाने की बजाय बच्चे को आदत डालनी है। जो न्यू कमर है, स्टार्टिंग जो वो प्योद है हमारी, मदर टीचर का, हाँ मदर टीचर, आप जो वो टीचर हैं, कुछ साथी अपने गांव के कोई भी आते हैं कि आपके स्कूल में जी इनकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, वो अध्यापिका मेरे ख्याल से 15-16 साल से काम कर रही है, और जितने अच्छे से वो छोटे बच्चों को संभाल सकती है, इतना शायद मेरे बस की, अन्य टीचर के बस की बात भी ना हो। उस अध्यापिका को छोड़कर विद्यालय में जितने भी अध्यापक, अध्यापिकाएं कार्यरत हैं, उनमें से कोई भी अध्यापक, अध्यापिका आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो
सरकार के द्वारा जो पैरामीटर तय किए गए हैं कि इतना पढ़ा लिखा इस कोर्स को करने वाला टीचर होना चाहिए, उससे कम आपको एक भी नहीं मिलेगा। और ये बात मैं आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर ये बात कल कोई झुठलाता है तो मुझे इसके सबूत भी देने पड़ेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड भी देने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि मैं आपको कहूं कि आप रिकॉर्ड देखिए, आप रिकॉर्ड न देखें, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के देख सकता है। बिल्कुल। आपके इस विद्यालय में 3 टीचर इंग्लिश के हैं, मैम है, एमए इंग्लिश बीएड है, सर है यशपाल शर्मा जी कैथल से आते हैं, वो पीएचडी इन इंग्लिश हैं और वो जो है बीएड हैं, और साथ में तीसरा मैं भी हूँ जो मतलब काफ़ी समय से कोशिश कर रहा हूँ अपनी, और वो टीचर भी हैं, मैथ के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं। विषय विशेष के बारे में आप पूछना चाहें, आप जो ये वीडियो आप बना रहे हैं इस पर स्कूल का संदर्भ दीजिए, आपका भी संदर्भ दीजिए फ़ोन नंबर का, वो वहाँ से संपर्क करें। जो भी बातें यहाँ कही जाए, कई बार ये होता है कि ये सोहनलाल जी हैं, शायद वो मैनिपुलेटिंग कर रहे होंगे, सर ने भी ऐसा कह दिया होगा। जो चीज यहाँ बोली जा रही है उसका सबूत वो स्कूल में आकर के ले सकता है, और अगर उसमें कोई भी जरा सी भी बात झूठ नजर आती है तो तुरंत आप कोई कहता हूँ कि ऑन कैमरा ही हमारी उस चीज को आप दिखाएं। तो एक मेरी और सबसे बड़ी है, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है यूं कि हम किसी विषय को अगर पढ़ते हैं, आपने विषय विशेष की बात करी है कि अगर किसी विशेष विषय को, जैसे आप म्यूजिक ले लें, हाँ तो म्यूजिक का अगर अपने पास में सब्जेक्ट है तो मैं चाहूंगा कि उसके अंदर ऐसा म्यूजिक टीचर होना चाहिए जिसे वोकल और जो इंस्ट्रूमेंटल है वो दोनों ही उसको अच्छी नॉलेज हो, ताकि बच्चे अगर उसमें इंटरेस्ट है तो उनको सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके और अपना जो करियर है वो आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही लाजमी था और बहुत सही प्रश्न है, और इस चीज की कमी हमें खली, और हमने अभी जो एनुअल डे स्कूल का था उस दौरान भी बच्चों को कहा था कि हम एक म्यूजिक टीचर का इंतजाम करें। उसके लिए हमने डिमांड भी की हमारे गांव में भी कि कोई म्यूजिक का कम से कम ग्रेजुएट तो हो, जो म्यूजिक में ग्रेजुएट है जी, और अगर प्रोफेशनल कोर्सेज उसने कर रखे तो और भी अच्छी बात है। तो उसकी उपलब्धता नहीं है, और उसकी डिमांड मैं आपके माध्यम से भी रखता हूं कि अन्य स्कूलों में सामान्यतः जो एक म्यूजिक टीचर को सैलरी मिलती हो उससे 1000 रुपए ज्यादा या जो भी जैसा होगा ज्यादा ही आपका स्कूल देगा। अगर कोई उपलब्ध है और विद इन रेंज वो आ सकता है तो जरूरी है, क्योंकि किसी बात को मैनिपुलेट करना ठीक नहीं होता। विद्यालय में संगीत की नॉलेज रखने वाला कोई टीचर नहीं है और न ही गांव में उपलब्ध है। थोड़ा बहुत मुझे विश्वविद्यालय स्तर पर थोड़ा सा मौका गुरुजनों के कारण मिला या सीखा, लेकिन मैं अपने अन्य कामों को छोड़ करके उस काम को शायद नहीं कर पाऊं, तो उसकी अभी दरकिनार है। अगर मिले तो उसका स्वागत है। एक बात और है कि जब भी हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो जिस विषय से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे लैब का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम साइंस करते हैं तो बच्चों को अगर हम बतावें कि भाई इस तरह से पौधे भोजन बनाते हैं, इस तरह से प्रिज्म में काम होता है, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया काम करती है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो जिसकी कमी कहीं ना कहीं मेरे को लगा है कि बहुत सारे स्कूलों में हमने देखने मिला है। बिल्कुल, देखो प्रैक्टिकल का फर्क पड़ता है, और अभी जो बच्चे पास आउट होके बोर्ड की क्लास में अपीयर हुए हैं जी, उन सभी से पहले तो मैंने साइंस टीचर से पहले ये पूछा उन बच्चों से, भाई आपने जो अंडरस्टैंड किया है उसमें आपको इक्विपमेंट की कमी के कारण कहाँ समस्या आई। उन बच्चों से उन इक्विपमेंट के नाम मैंने लिखवाए कि जिनकी आपको जरूरत महसूस हो, और पहले हमने अनाउंस भी किया था कि लैब का और सामान ला करके बच्चों को हर वो चीज उपलब्ध करवाना हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो है स्कूल वो सारी चीजें साइंस टीचर से भी लिस्ट बनवाई गई है और बच्चों से भी पूछा गया है कि आपको वो सारी चीजें देंगे, क्योंकि आपका हक बनता है। आप स्कूल में है तो हर चीज आपको मिलनी चाहिए। कोरोना काल में परिस्थितियां हर जगह ऐसी ही रही, स्कीम थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई इस कारण से, तो अभी फिलहाल उसकी पूरी तैयारी है। जब भी बच्चे स्कूल में आए हैं तो उनकी एक चीज़ लगा है कि दूसरे स्कूलों में जो स्पोर्ट्स बेस है काफ़ी अच्छा है, और स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि स्पोर्ट्स कोटा भी है जिसके थ्रू वो अच्छी अचीवमेंट ले सके हैं और आगे चलकर जो भी उनको प्रोवाइड करवाई जा सके है। अगर बच्चा का अच्छा गेम है किसी भी फील्ड में क्यों नहीं है वो, लेकिन उसका अच्छा गेम ही उसको कहीं ना कहीं अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवा सके है और कहीं ना कहीं उसका करियर बनाने में भी सहायक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका स्कूल स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहा है? स्पोर्ट्स
गतिविधि और खासकर रोहेड़ा का नाम जहाँ जाता है, स्पोर्ट्स में गांव सर्वोपरि रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने भी इस कमी को महसूस किया। कोरोना से पहले महसूस था कि इसका कुछ किया जाए, और हमने हमारे पीटीआई सर को नियुक्त किया स्कूल में उस समय, बल्कि अब तो उनसे दूसरा ही कार्य विद्यालय ले रहा है। इसी उद्देश्य के तहत उनको नियुक्त किया गया था, और बीच में कोरोना का टाइम ऐसा रहा। वैसे तो बच्चे स्पोर्ट्स डे करते हैं एक दिन, या गेम्स में भी पहले पार्टिसिपेट करते रहे हैं, लेकिन इस दौरान कमी रही है। और हमने अभी आज से 10 दिन पहले ही बच्चों से नाम मांगे हैं उसके लिए, और उसकी ट्रायल करवा कर कोशिश रहेगी। और स्पोर्ट्स के लिए जितना आप जैसे साथी सुझाव देते रहेंगे, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन नहीं रहा हूं, और व्यक्ति को जो है अपनी काबिलियत से बाहर सोचने की शायद उसकी नहीं होनी चाहिए सोच वो। और आप जैसे साथी या रोहेड़ा में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी राय से, उनसे पूछ करके जितना बेहतर हो सकेगा, बच्चों का पैसा है, बच्चों को ही काम पे लगाना है, तो वो पूरी कोशिश रहेगी। तो जब अब अलग तरीका से बात करा है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो कहीं पे भी स्टेज अपने आप को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते स्टेज पे, वो क्योंकि जो एजिटेशन है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहा है। और ये चीजें ऐसी नहीं है, पढ़ाई से अगर आप हट भी जाओ, वहाँ कहीं ना कहीं हमने स्टेज अटेंड करनी हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह हुए हैं जहाँ पर हमें बोलने की जरूरत होती है। बच्चों की जो वो कमी है कि वो नई स्टेज अटेंड कर पाते, ना ही वो पब्लिक में अपने आप को फेस करवा सकते। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके करियर पर बड़ा बोझ है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे मंच हों जिस पे उन्हें जाना चाहिए और नहीं जा पाते, वो जहाँ पे उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए वो नहीं रख पाते। बिल्कुल आपने वो प्रश्न रखा जिसकी आज सबसे ज़्यादा जिस पर गौर किए जाने की जरूरत है। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, लेकिन वो 2 पंक्तियां अपनी भाषा में बोल नहीं सकता, अपने मन के जो भाव है उनको व्यक्त नहीं कर सकता, मंच पे खड़ा होकर के जो लोगों को संबोधित नहीं कर सकता, तो मेरे विचार से वो मतलब पढ़ाई के मामले में पंगु कहें तो वो सबसे ज़्यादा उचित रहेगा, वो ठीक नहीं है। इसलिए इस चीज़ पर मेन फोकस विद्यालय ने काफ़ी सालों से रखा है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि हर रोज सुबह क्विज करवाई जाती है प्रार्थना में, जिससे खासकर उन बच्चों को मौका देने की कोशिश की जाती है जो बोलने में हेजिटेशन रखते हैं, हिचकिचाहट रखते हैं। अभी 5-6 दिन पहले भी बल्कि प्रार्थना के अंदर ये निर्णय हुआ, और बच्चों को पता है कि वे सबसे पहले इंचार्ज को कहा गया उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता प्रार्थना के अंदर बोलने की बढ़ाई जाए जिनके मन में हेजिटेशन है। हर रोज क्विज होती है, प्रश्न बच्चे पूछते हैं, बच्चा लेक्चर भी देता है, और बच्चों के प्रश्नों को उत्तर भी दिया जाता है। जो मोस्टली प्रश्नों को उत्तर ज्यादा देते हैं उनको स्कूल के द्वारा कोई ना कोई सामग्री पठन पाठन की जो है दी भी जाती है। फिर महीने में वो जो सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों से एक मंथली क्विज करवाई जाती है। सारे बच्चों को 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है, और उसका फायदा ये होता है कि बच्चों को एक तो पठन पाठन की सामग्री मिल जाती है, और बच्चे जब ग्रुप में बंट जाते हैं विद इन द स्कूल, तो वो कंपटीशन की भावना से उत्प्रोत हो जाते हैं, और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वो जाने अनजाने में ही उन एग्जाम की तैयारी कर जाते हैं, जिसके लिए बच्चे आगे कोचिंग पर जाते हैं। और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, और अभी फिलहाल कोरोना में भी कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन वो उनकी मेहनत है, स्कूल को ज्यादा क्रेडिट नहीं जाता। लेकिन एक चीज का क्रेडिट जाता है, कई बच्चों ने कहा कि सर जो क्विज वाला सिस्टम है, प्रश्नोत्तरी का सिस्टम है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है और उनको सामग्री दी जाती है, इसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ, और अपने टेस्ट को क्लियर करने में हमें बड़ी मदद मिली। तो इस चीज पर विद्यालय का जोर है, और आगे भी इसके लिए चाहे कितने ही पैसे की अन्य चीज की जरूरत हो, इस पर विशेष फोकस रखा जाएगा। तो कई बार क्या हुआ है जी कि अलग अलग बच्चा में अलग अलग टैलेंट हुआ है, किसी में गाने का होता है, किसी में नाटक करने का होता है, किसी में डांस का होता है। तो क्योंकि पढ़ाई सिर्फ ये नहीं है कि उसे जॉब मिल जाए, तभी वो खुद का एक रोजगार भी स्थापित कर सका है, जिससे वो अपनी जो लाइफ है उसकी आसान बना सका है। अगर सिंगिंग में अच्छा है तो जो कल्चरल प्रोग्राम है उनकी लेकर भी कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका विद्यालय क्या कर रहा है? कल्चर एक्टिविटी की एक तो मेरी व्यक्तिगत खुद की ही रुचि रही है, और ये स्वाभाविक सी बात है, अगर स्कूल की मैनेजमेंट या न मुझे रोकेंगे तो भी मैं थोड़ा बहुत कर ही जाऊंगा। आपकी रुचि हो, किसी की भी हो, कबड्डी वाला व्यक्ति है स्कूल में, अध्यापक है, वो थोड़ा बहुत खेल का करेगा। तो बच्चों को जैसे क्विज वाले दिन
उनको मौका दिया जाता महीने में, जिसको आप बाल सभा का रूप कहिए बिल्कुल, और कोई भी। और जो एनुअल फंक्शन होता है उसके लिए अभी कोरोना काल चला, लेकिन पीछे एक बार तो हमने लगातार बाहर से जो अकम्पनिस्ट थे बुला करके 2-2 महीने भी बच्चों की तैयारी करवाई है। और जो तैयारी करवाने वाले थे वो कोई लोकल मैं आप नहीं थे, बल्कि जो हमारे रत्नावली फेस्टिवल की तैयारी करवाते हैं अनिल शर्मा जी हैं, उनका ग्रुप था। और वो ग्रुप लगभग 1.5 महीने तक यहाँ रहा, हर बच्चों को पता भी है। उसके बाद जैसा ही मौका मिलता हर साल बच्चों को गायन या वादन या नृत्य उसमें। लेकिन इसमें मेरा एक थोड़ा सा सवाल है समाज को भी, बच्चों को भी। आजकल एक रिकॉर्डेड सॉन्ग को जो है बटन दबा करके उस पर नाचने को कलाकारी समझना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और अगर हम नाम लिखने लगे, भाई कौन बच्चे भाग लेना चाहते हैं, तो 100 बच्चों से अगर पूछा जाएगा, उनमें से 100 में से 99 बच्चे कहेंगे कि मुझे इस गाने पे नाच करना है, इस पे नाच करना है। मुझे 2 चीजों से आपत्ति है। एक तो जो गाने हैं वो सभ्य हों। बिल्कुल। हर साल माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं, बच्चे भी नाराज हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का गीत काट दिया। अगर गीत सुनने में मुझे मेरे बेटे के पास बैठ करके शर्म आ रही है, तो उस गीत पर नाचने के लिए मैं अपनी बेटी के समान, कोई लड़की है लड़का है, भरी सभा में कैसे उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। अच्छे सॉन्ग हो उसके अंदर। दूसरी चीज, रिकॉर्डेड आइटम पे डांस करना मेरे ख्याल से कोई कला नहीं है। आपके यहाँ भी होता है, लेकिन उसमें रुचि नहीं लेते। सही कला तो वो है कि बजाया जा रहा है और लाइव जो है गाया जा रहा है उस पर डांस करें, या गाना जो है लाइव बच्चे करें और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले उसको बजाएं। हमने अब की बार भी जो एनुअल फंक्शन था उसमें भी अकम्पनिस्ट उसके लिए बुलाए थे, और कोशिश यही रहती है, और आप भी बच्चों को यही प्रेरित करो कि सच्ची कला वो नहीं है कि कमरे में या स्टेज पे आपने बटन दबाया और आप उस पर नाचने लग गए। व्यक्तिगत तो वो है कि आप खुद नाचें, खुद गाएं और खुद बजाएं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी लंबी बातचीत भी होगी है, और लगभग सारे के सारे जो मुद्दे हैं उनका ऊपर अपन बातचीत भी करी है। और बाकी तो आम बात है कि पानी की व्यवस्था है वो लगभग सभी स्कूल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए अच्छा हो, वातावरण है जो माहौल है वो भी अच्छा हो, पेड्या की व्यवस्था है वो भी अच्छी हो, और पंखे वंखे तो सभी स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहे हैं। मेन बात है कि बच्चे का जो किताबी ज्ञान है वो भी बढ़ाया जावे, सामाजिक ज्ञान है वो भी बढ़ाया जावे, कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स है वो भी उसकी करवाई जावे, और हर एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करके ना उसका एक अच्छा जो रूप है वो समाज के सामने पेश करा जाए। अंत में अगर आप कोई मैसेज छोड़ना चाहो सर जी, छोड़ सकते हो। आज से गुजारिश यही है कि पढ़ाई के 2 तरीके हैं। एक किताबी ज्ञान है जिसको हम नॉलेज कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है। इनके बच्चे के बेस को अच्छा बनाना। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि अच्छे ज़्यादा नंबर आए तो वही बच्चा पढ़ा लिखा है, या जो ज़्यादा नंबर दिलवाए वही टीचर ज़्यादा ज्ञानवान है। और इसी होड़ के कारण हम क्या देखते हैं कि बड़ी शर्म आती है कि टीचर भी, यहाँ तक के स्कूल के प्रिंसिपल भी और माँ बाप भी बोर्ड परीक्षाओं में नकल करवाते हुए देखे जाते हैं। कितने मतलब सोचने की बात है कि जिन बच्चों को हमें अच्छा काम सिखाना चाहिए उसको हम गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो आप नंबर गेम की बजाय, ज़्यादा नंबर दिलाने की बजाय, हम लोगों को, टीचरों को इसलिए प्रेरित करें कि आप इनको अंडरस्टैंड करवाएं, समझाएं, बेस इनका क्लियर करवाएं। और जहां तक फीस का मामला हो तो हमने पहले भी बोला है, कई साल पहले, अब भी बोल रहे हैं कि कोई भी साथी, सरकार ने फार्म नंबर 6 तय किया है। फार्म नंबर 6 में स्कूल के हर खर्च, हर चीज़ दिखाई जाती है जो इस साल से खास तौर पर तैयार किया गया। कोई भी साथी, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आकर के ऑनलाइन उस रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। अगर आपको लगे कि खर्चा ज़्यादा है और आमदनी ठीक है तो ठीक है, अगर आपको लगे कि फीस ज़्यादा है तो जो बचत है उसमें आप अगली साल की फ़ीस को कम करवा सकते हैं। कि यानी कि हमें केवल मेहनत आना चाहिए। स्टाफ को आप तनख्वाह दे के जो पैसे बचते हैं उनसे सुविधाएं बढ़ाइए, स्कूल आपका कुछ भी कीजिए। और अंतिम मेरी गुजारिश यही है कि सोहन लाल जी जो यहाँ आए, इनको जो हम धन्यवाद देते हैं। और आप ये न समझे कि इस वीडियो का उद्देश्य है या शर्मा जियों का यहाँ आने का उद्देश्य है बच्चों के एडमिशन को बढ़ाना या स्कूल की रेपुटेशन को बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सामाजिक दायित्व है कि समाज में संदेश दे, और उस संदेश देने के लायक या कुछ प्रश्नों को उत्तर देने के लायक इन्होंने हमें समझा। इसके लिए हम इनके आभारी हैं और आप सभी को धन्यवाद। राम राम। तो मास्टर जी ने काफ़ी समय दिया और जानकारी भी बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन एक बात है कि नंबर गेम का पाछे नई आदमी दी घूमना चाहिए, क्योंकि
मोस्टली बहुत सारे जितने भी काबिल और कामयाब आदमी हैं उनके पास में डिग्रियां नहीं हैं जी, लेकिन उनके अंदर जो काम करने वाले हैं वो सारे के सारे डिग्रीदारी ही हैं। तो इस तरह आपने बड़ा मैसेज मिलेगा कि भाई जो काबिल है वही कामयाब होगा और डिग्री तो एक नंबर गेम है। तो इस वीडियो में अगर आपने लगा है कि कुछ कमियां रह गई हैं और आपके सवाल बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो अपने सवाल कर सको हो, ताकि हम मस्जिद दोबारा उनको फिर वेरीफाई कर सकें और आपकी जो संतुष्टि है वो हमारा उद्देश्य है। हमने वो चीज़ें आप तक फिर दोबारा लेकर आनी पड़ेंगी जो आपकी रह गई हैं। लेकिन इस वीडियो ती आप शेयर ज़रूर करोगे आप हर पेरेंट्स तक। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।